नमस्कार, मैं सानिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय का 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जल भरो आंदोलन दूसरे दिन बाड़मेर में जारी रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी रायका के नेतृत्व में बाड़मेर में ज्ञापन सौंपकर सरकार पर 1110 करोड़ की बजट घोषणा लागू न करने का आरोप लगाया गया। आंदोलनकारियों ने कहा कि घुमंतु समाज वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और सामाजिक पहचान जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इसके बावजूद सरकार की ओर से ठोस कार्रवाई न होने के कारण समुदाय में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ज्ञापन में समुदाय के लिए स्थायी आवास, चारागाह भूमि, पशुपालकों के लिए विशेष योजनाएं, बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं सहित 11 प्रमुख मांगों को शामिल किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पट्टे और मूलभूत सुविधाओं के बजाय धन का दुरुपयोग हो रहा है। इसी क्रम में बालोतरा जिला मुख्यालय पर सांकेतिक जेल भरो आंदोलन होगा, जिससे लेकर प्रशासन सतर्क है। गौरतलब है कि घुमंतु समुदाय की समस्याओं और उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर मीडिया संस्थान न्यूज 21 नेशनल समय समय पर खबरों के माध्यम से सरकार और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करता रहा है। समाज के लोगों का कहना है कि मीडिया में लगातार मुद्दा उठने के बाद ही सरकार ने बजट घोषणा में उनके लिए अलग अलग प्रावधान किया था, लेकिन धरातल पर अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। बाड़मेर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज का जो आंदोलन है ये जेल भरो आंदोलन है। ये आंदोलन 3-4 संगठन मिलकर कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय पशुपालक संघ, 2 DNT संघर्ष समिति, 3 OBC महापंचायत और हमने जो 4 वर्ग हैं, 4 वर्गों के वंचित लोग मिलकर के इस आंदोलन को कर रहे हैं। इस आंदोलन का मेन उद्देश्य यह है, एक DNT समाज को जो 111 मांगे सरकार को दी है हमने, वो पूरी करे। सरकार ने बाल रही आंदोलन के बाद जो वार्ताएं की थी और 3 महीने का नाम लिया था, उसके बाद 3 महीने के बाद सरकार ने अभी तक 5 महीने गुजर जाने के बाद भी कोई वार्ता नहीं हुई है। इसलिए सरकार को चेताने के लिए कि हम लोग डरेंगे नहीं, दोबारा से आंदोलन करेंगे और आपको हमारे हक और अधिकार देने पड़ेंगे। क्या है मुख्य मांगे आपकी? मुख्य मांग है DNT की 10% आरक्षण अलग से होनी चाहिए। 2, उनका सेपरेट जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, राजनीतिक आरक्षण अलग से होना चाहिए। 3, उनको आवास, पट्टे और ज़मीन मिलनी चाहिए। ये DNT की मांगे हैं। दूसरा जो मूल OBC का जो तबका है, उसकी जो मांगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया इंदिरा साहनी केस में कि OBC का उप वर्गीकरण होना चाहिए, A, B और C बांटा जाना चाहिए। A में DNT आती है, B में दस्तकार जो ग्रुप आता है, जैसे हमारे कुम्हार, लुहार, दर्जी, अपने जो बाकी सुनार, छिपा, ये सब सारे समाज आते हैं, तो वो ग्रुप है। A और B को और C में कृषक ग्रुप है, 3 भागों में बांटा जाना चाहिए। अभी हो क्या रहा है, 91 OBC जातियाँ हैं, लेकिन उसमें 5 या 6 जातियाँ 60 से 70% हिस्सा ले जाती हैं। इसी तरह से प्रॉब्लम SC वर्ग में है और ST वर्ग में है, तो जो 15 समाज हैं वो 150 समाज का हिस्सा लेके चले जाते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि एक न्यायोचित आरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सबको लाभ मिले। ये लोकतंत्र है, अल्पतंत्र नहीं है। इसलिए लोकतंत्र में सबकी शिक्षा में, प्रशासन में और राजनीति में भागीदारी होना चाहिए। सर, आपने 10% आरक्षण की मांग की, ऑलरेडी सरकार 50% से अधिक आरक्षण दे चुकी है। ऐसे में यदि 10% आरक्षण आपको दिया जाता है तो बाकी कम्युनिटी का क्या हो जाएगा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि हम जो मांग कर रहे हैं आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग, तो इससे वो 50% इंक्रीज होने वाला नहीं है। जैसे OBC में 21% है, तो OBC में ही वर्ग होगा A, B और C, तो उससे आपका परसेंटेज बढ़ेगा नहीं। सेम SC में भी वर्ग होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, SC ST में भी वर्ग होगा। तो ये 50% से ऊपर नहीं जाना है। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, आरक्षण का उप वर्गीकरण की हम लोग जो मांग कर रहे हैं, उससे वो सीमा रेखा क्रॉस होने वाली नहीं है। का कम होगा तो वो भी तो ऑब्जेक्शन करेंगे ना, किसी का तो कम होने की संभावना नहीं है। इसमें जैसे मान लीजिए अभी एज ए ब्लॉक है, जैसे मैं बताऊं कि 21% OBC का है, 21% में भाग होने A, B और C। हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई हमारा हिस्सा हमारा अलग कर दो। ये सबसे मेन डिमांड है हर एक वर्ग में कि जो वंचित वर्ग है उसका हिस्सा आप अलग कर देंगे तो उनको पार्टिसिपेशन मिलेगा। आपका कहने का मतलब है कि हर जाति का अलग अलग कर दो, सबका जाति नहीं, वर्ग। हाँ, अलग अलग कर दो। वर्ग जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है कि भाई आरक्षण का 2 आधार होना चाहिए। एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन जो एडमिनिस्ट्रेशन कि उनका उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए होमोजीनियस ग्रुप, एक जैसा समूह होना चाहिए। जैसे अभी जो DNT समाज है
वो होमोजेनियस ग्रुप है, लेकिन उसको दूसरे ग्रुप के साथ मिला देंगे तो उसको कुछ मिलेगा नहीं सर, आपको क्या नहीं लगता है कि ये जो आप जो प्रक्रिया बता रहे हैं वो ज़्यादा जटिल हो जाएगी ऐसे? नहीं होगी बिल्कुल, क्योंकि आदि हाँ एक ये जो प्रक्रिया ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ओबीसी आयोग ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने एससी के बारे में बोला है, वाई चंद्रचूड़ का आप डिसीजन लें। ये प्रक्रिया बहुत सरल है और ये आंध्र प्रदेश में ये मॉडल ऑलरेडी लागू है। जैसे आंध्र प्रदेश में उन्होंने वर्ग बनाए हुए हैं तो सबको एक पर्याप्त हिस्सा मिलता है। ये बिल्कुल भी जटिल नहीं है, बहुत सिंपल है। तो सर 5 महीने बाद भी यदि सरकार ने आपकी मांगें नहीं मानी है और आपने अभी जेल भरो आंदोलन शुरू किया है, क्या आगे क्या रणनीति रहेगी? हाँ। कि सरकार को किस तरह से घेरेंगे? बहुत अच्छी बात है कि आपने जो पूछा कि नहीं मानी, ये आंदोलन हमारा राज्यव्यापी है। जैसे कल हमने जैसलमेर से यात्रा शुरू की, आज हम लोग बाड़मेर में आ गए, कल बालोतरा है, फिर जालोर है, फिर सिरोही है, हर एक जिले में जाएगा और लास्ट में जयपुर में 1 जुलाई 2026 को हम लोग महापड़ाव करेंगे। यदि तब तक सरकार नहीं मानती है, इग्नोर करती है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सारे वंचित वर्ग एक हमने पूरा मॉडल बनाया है दोस्त का मतलब है D for DNT, O for वंचित OBC, S for वंचित SC, T for वंचित SC। ये चारों वर्ग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को हमने चेतावनी दी है कि आप ये करिए, नहीं तो जो इलेक्शन आने वाले हैं, पंचायत इलेक्शन और निकाय इलेक्शन, हम दोनों पार्टियों का बहिष्कार करेंगे। बायकॉट बीजेपी, बायकॉट कांग्रेस, और हम इन वंचित वर्गों के यदि नहीं किया तो उनके कैंडिडेट खड़ा करेंगे। आप कैंडिडेट खड़ा करेंगे या बाइकआउट में नोटों को दबाएंगे? नो नोटा, हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे डेमोक्रेसी में और अपने जो इन चारों समाजों के मिलके कैंडिडेट खड़ेंगे। अपना हिस्सा हमें लेना है, तमिलनाडु अपना हिस्सा किसी भी हालत में हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तमिलनाडु में तीसरा मोर्चा खड़ा हो गया, क्या इस तरह से आप प्लानिंग करेंगे? हो सकता है जयपुर जाते जाते स्थिति आपको क्लियर हो जाएगी कि यदि ये सरकार समझ रही है, बीजेपी समझ रही है कि हमें इन समाजों को कोई हक नहीं देना है, कांग्रेस समझ रही है कि इन समाजों को हम हक नहीं देना है, हमें अपना हक लेना आता है, तीसरा मोर्चा भी हो सकता है। मैं आपको एक लास्ट मिनट बोलता हूँ और फिर मेरे साथी जो रतन नाथ जी बोलेंगे। किसी समाज के विकास के लिए 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। 1 एजुकेशन में हिस्सेदारी, 2 आपका एम्प्लॉयमेंट में हिस्सेदारी, 3 अपना राजनीति में हिस्सेदारी। ओबीसी और जो SC ST का आरक्षण का उपवर्गीकरण होगा तभी शिक्षा, रोजगार और राजनीति में भागीदारी मिलेगी, वरना कुछ नहीं मिलेगा। इन समाजों का शोषण हो रहा है, 15 समाज 150 समाज के ऊपर राज कर रहा है। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ये लोकतंत्र नहीं है, अल्पतंत्र है। इसलिए लोकतंत्र यदि लेके आना है तो ये उपवर्गीकरण करना पड़ेगा, नहीं तो लोकतंत्र नहीं आएगा। मेरे साथी जो